हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो ग्रुप में मैंने पूछा था आपसे और मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। तो मुझे लगा इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ों का कंसेप्ट मिला के ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बेसिक्स वगैरह डिस्कस नहीं करूँगा। तो जो बच्चे एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस की या फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस की या फिर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बेसिकली। तो इसमें तीन कंसेप्ट यूज होते हैं। एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, एक होता है लिंकिंग वर्ब का, एक होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का। रिलेटिव प्रोनाउन आप सबने पढ़ा होना चाहिए आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। लिंकिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए क्या होती है। ठीक है, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो फिर वो कभी वीडियोस बना देंगे। फिलहाल जिन्होंने पढ़ा हुआ उनके लिए क्वेश्चन है। आप भी मतलब एक बार ट्राई तो करिए, सब बच्चे एक बार ट्राई करो कि कौन सा इसमें से सही है। आपको एक चूज़ करना है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल मीनिंग कन्वे कर रहा है और वो ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। ठीक है, एक ही चूज़ करना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि दो या तीन। क्योंकि आप देखोगे एग्जाम्स में आजकल क्वेश्चन आते हैं, इट्स नॉट अबाउट विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग, इट्स अबाउट मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर मोस्ट लॉजिकल, ऐसा कुछ लिख के आता है। और जहाँ पे भी मोस्ट लिखा होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि और भी ऐसे हैं जो सही हो सकते हैं, लेकिन देट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब एनी का मतलब क्या है कि वो इतना लॉजिकल मीनिंग सेंसिबल नहीं होते जितने दूसरे सेंसिबल होते हैं। तो सबसे सेंसिबल कौन सा है वो आपने देखना है। तो मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ वाइब्स दैट हैव केप्ट अस टुगेदर, इट आर वाइब्स दैट हैव केप्ट अस टुगेदर, दे आर वाइब्स दैट हैव केप्ट अस टुगेदर। ठीक है, तो ये सेंटेंस में जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है कि हम दोनों को जिसने बांध के रखा है वो वाइब्स है। ठीक है, वाइब्स का मतलब क्या होता है, हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं ना, वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स। वाइब्स का मतलब वाइब्रेशंस ही होता है। ठीक है, जो वाइब्रेशंस हम कहते हैं ना कि हम भी एक एनर्जी का यूनिट है, हम भी एनर्जी से बने हैं। तो हम भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पे भी हम जाते हैं आपने देखा होगा, कोई कोई एम्बियंस तो ऐसा है, कहीं पे एटमॉस्फेयर ऐसा है जो पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है आपको, कहीं पे ऐसा आपको नेगेटिव फील हो रहा है, तो वही उसी को कहते हैं वाइब्स। ठीक है, तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है, जो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो वो है। ठीक है, अगर हमें दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो वो इस वजह से है क्योंकि हमें एक दूसरे से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। ठीक है, उसी ने हमें बांध के रखा हुआ है। चलो, हमें ये बात जो है समझ आ गई। अब हमने देखना है कि सही गलत कौन सा है। चलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इट इज, ठीक है, आई हु ओपन द डोर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस, पहले हमने एक सेंटेंस लिखा पी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से रिलेट करके बताता जाऊंगा, अपने आप समझ आ जाएगा कौन सा सही कौन सा गलत। इट इज़ आई हु ओपन द डोर। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई गलती है सेंटेंस में? ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें मी बोलते हैं, तो मी नहीं, आई बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इस सेंटेंस में पता है क्या हो रहा है, आई को ना इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसको इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है यहाँ पे? इट। तो कभी कभी ऐसे होता है, हम चीज़ों को सीधा नहीं बोल सकते, उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, या फिर देखो क्या होता है कि सब्जेक्ट में ना तीन पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के, सॉरी सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और अगर आपने पढ़े हो लेक्चर मेरे, तो इस पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एक ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मोहित हैज़ ओपन्ड द डोर। ठीक है, अब सिचुएशन समझना। ठीक है, आप सिचुएशन से सारा कुछ समझ जाओगे। अब समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिचुएशन क्या है कि बाहर डोर पे ना किसी ने नॉक नॉक किया। ठीक है, और ये आपके मम्मा है, मदर, और ये आप हो। ठीक है, मैंने यू बोल दिया। तो आपके मम्मा ना मोहित को जानते हैं। ठीक है, या फिर आप भी मोहित को जानते हो, आपके मम्मा को भी पता है कि मोहित आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो आपकी मम्मा गेट खोलने गए, जो नॉक नॉक हुआ डोर। तो उसके बाद आपने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि मोहित हैज़ ओपन द डोर, सॉरी मोहित हैज़ नॉक द, लिखते हैं, ओपन गलत हो जाएगा, सिचुएशन गलत होगी, नॉक लिख लेते हैं। ठीक है, नॉक द डोर, मोहित ने डोर को नॉक किया था। ठीक है,
चलो हमने ये बात बोल दी। अब यहाँ पे एक्चुअल में पता है क्या है कि जब आप स्पीकर है और ये लिसनर है, ठीक है, जब आप स्पीकर और लिसनर बात कर रहे होते हैं ना, तो अल्टीमेटली जब हमें प्रेडिकेट पे जोर देना होता है, हम प्रेडिकेट के बारे में ज़्यादा मतलब स्ट्रेस करना चाहते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करते और हम ये मान के चलते हैं कि लिसनर को सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही पता होगा। आप सोच के देखो, जब आप लिसनर को ये बात बता रहे हो, अब आपके मम्मा ने आपको बताया कि मोहित हैज़ ओपन द डोर, तो मोहित को तो वो पहले से जानता है, मोहित पे स्ट्रेस नहीं हो रहा। तो जो वो स्ट्रेस हो रहा है कि मोहित ने जो काम किया, जो भी मोहित ने काम किया उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है, या उस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी चलती है। लेकिन सपोज करो कि अगर मुझे मोहित को इंट्रोड्यूस करना हो कि हाँ वो मोहित है जिसने डोर ओपन किया, तो मोहित को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ मोहित हु हैज़ ओपन द डोर। ठीक है, तो ये बात हमको समझनी है। यहाँ पे ना हमने मोहित को इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे इस सेंटेंस की जो लाइमलाइट है ना वो मोहित है, लेकिन इस सेंटेंस की लाइमलाइट मोहित नहीं है। इस सेंटेंस में मोहित को हम इग्नोर भी ये नहीं कह रहे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हम इस सेंटेंस में जो लाइमलाइट है कंपैरेटिवली देखोगे तो ये प्रेडिकेट है। तो जब स्पीकर लिसनर को प्रेडिकेट हाईलाइट करना चाहता है तो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन जब हमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो इसका मतलब सब्जेक्ट के ऊपर लाइमलाइट है, सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है सेंटेंस में, तो इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है कभी कभी किसी सेंटेंस में। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये जो इट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर हमने टाइम को बताना, मुझे किसी को मुझे बोलना कि 5 बजे हैं, ठीक है, कैसे बताओगे 5 बजे? 5 PM सीधा बता दोगे? नहीं बता सकते ना, कैसे बोलोगे? इट इज़ 5 PM। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसका सब्जेक्ट इट हो गया, सब्जेक्ट इट थोड़ी ना, सब्जेक्ट तो अभी भी 5 PM ही है, ये तो इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। कुछ लोग इसको डम्मी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा डम्मी फ़ोन्स आते थे पहले, ठीक है, किसी ज़माने में। आज मुझे पता नहीं आजकल आते हैं नहीं आते। आजकल तुम फ़ोन में या फिर हम टेक वीडियोस देख लेते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, सीधा ही फिर लेने चले जाते हैं ना। पहले किसी ज़माने में जब हम फ़ोन खरीदते थे तो डम्मीज़ आती थी बाज़ार में, है ना। तो वो डम्मी भी है, एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इट को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने यूज़ किया, किसको इंट्रोड्यूस किया? वाइब्स को। किसको इंट्रोड्यूस किया? वाइब्स को, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ठीक, चलो जब इतनी बात समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमने आई वाला सेंटेंस लिखा था, या फिर हम फिर से लिख लेते हैं, इट इज़ मोहित who has knocked at the door, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया कि हमने यहाँ पे ये लिख दिया, मोहित को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इस सेंटेंस में जो हमारा प्राइम सब्जेक्ट है ना वो मोहित है, ठीक है। और ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लिया। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है या फिर आपने कहीं पे पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमें इतनी बात समझ आ गई। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो इज यूज़ हो रहा है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये मोहित के लिए यूज़ हो रहा है या फिर इट के लिए यूज़ हो रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इट के लिए यूज़ होता है। जब इट एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं इसका, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज़ होती है, वो इट के अकॉर्डिंग ही यूज़ होती है। इसका मतलब जो वर्ब का नेचर होता है वो हमेशा ही कैसा होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार मोहित के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन सपोज करो कि मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं जो भी हमने लिखा था, इट इज़ आई who has or have opened the door। अब देखो यहाँ पे जो हैज़ और हैव किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? हु के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, हु किसके लिए यूज़ हो रहा है? आई के लिए यूज़ हो रहा है। तो आई हमारा सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है? प्लूरल लेता है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे पहले हैव आएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब क्या यहाँ पे इट एम आई करेंगे? नहीं, इट इज़ आई सही है ना। तो इसका मतलब जो इज यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे इट के लिए यूज़ हो रहा है, ना कि आई के लिए। तो ये बात आपको समझनी थी, यही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में। तो अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ। आर इट वॉजेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इट वॉजेंट दे हु कॉल्ड अस, मतलब वो लोग नहीं थे जिन्होंने मैंने काम किया है ना, तो हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे बच्चे यहाँ पे काट के वरंट कर देंगे? वरंट करोगे क्या? नहीं, वॉजेंट सही है, क्योंकि ये वॉज सिंगुलर है, वो इट के लिए यूज हो रहा है। क्वेश्चन कैसे आता है? वर लिख के आता है। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो ये जो वर्ब यूज हो रही है वो इट के लिए यूज हो रही है, ये बात आपको समझनी है। तो अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो आपको ये समझ आना चाहिए यार कि यहाँ पे
जो ये वाइब्स है इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो लिखा जा रहा है किसके बारे में बताया जा रहा है, दैट के बारे में, अल्टीमेटली किसके बारे में, वाइब्स के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब इट के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, आर, तो ये वाला सेंटेंस अल्टीमेटली गलत हो गया। ठीक है, तो मैं आपका रिस्पॉन्स चेक करता हूँ कि आपने क्या टिक की है मैक्सिमम बच्चों ने। ठीक है, एटलीस्ट पता तो चले, मैंने चेक नहीं किया रिस्पॉन्स वैसे। ठीक है, तो बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर ही चूज़ किया, लेकिन कुछ बच्चों ने वो आंसर चूज़ किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला सेंटेंस हमें पता चल गया गलत हो गया। अब इस वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं। ये वाला जो सेंटेंस लिखा हो ना, दे आर वाइफ्स दैट हैव केप्ट अस टुगेदर, अब ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे से नहीं अच्छा लग रहा होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अल्टीमेटली ना वाइफ्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा होगा, जब सेंटेंस में वाइब्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दे नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, दे नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, इट। तो इसी वजह से भी हम इसको सही नहीं मानेंगे। मतलब जो अगर ग्रामेटिकली मैं देखूंगा तो हम कह सकते हैं किसी ना किसी कॉर्नर पे जाके मैं इसको ग्रामेटिकली सही बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मीनिंगफुल भी है, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर जो है वो हमारे पास कौन सा पड़ा है, इट। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, इट। आई होप आपको ये जो सेंटेंस है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप ये बात कह सकते हो कि दे आर वाइब्स, ठीक है, तो दैट हैव, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से इसके बारे में भी नहीं बता रहे, दे के बारे में नहीं बता रहे हम। क्या आप दे के बारे में बता रहे हो? नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि ही इज मोहित। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में देखोगे दोनों सिमिलर से हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में आप ही के बारे में बता रहे हो कि ही मोहित है, आप यहाँ पे ये बता रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे भी ये बता सकते हो कि दे वाइब्स है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे दे के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि वाइब्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं मान सकते। जो स्ट्रॉन्ग आंसर है वो हमारा कौन सा है, तो इसी वजह से हम इसको भी गलत मानेंगे इस कंटेक्स्ट में। समझ आ गया आपको बात? तो अगर आपको और डाउट है तो आप भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।